चलिए स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस की एप्लीकेशंस एक्सप्लेन की थी। उसमें से फर्स्ट इंटरफेरेंस, सेकंड बीट्स और थर्ड स्टेशनरी वेव्स। अब अपन डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले इंटरफेरेंस। तो जैसे मैंने इंटरफेरेंस की आपको डेफिनेशन दी थी, वो इंटरफेरेंस की डेफिनेशन तो दे दी थी। When two waves having same frequency and approximately same amplitude are propagate along the same direction, then by their superposition, the resultant intensity is different at different points. This phenomenon is called interference. The points where the intensity is maximum are called constructive interference, and the points where the intensity is minimum are called destructive interference. नेक्स्ट बच्चों मुझे बताना है मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। तो नेक्स्ट मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, थोड़ा सा पेशेंस समझना पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेव y1 is equal to a1 sin omega t and second wave displacement equation for second wave a2 sin omega t plus phi। इंटरफेरेंस में टू वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होती हैं। इन वेव्स के इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y1 is equal to a1 sin omega t और सेकंड वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है a2 into sin omega t plus phi। क्योंकि एम्पलीट्यूड में डिफरेंस होना चाहिए, इसलिए a1 a2 लिखा है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, इसलिए आप देखिए ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिखा मैंने, दोनों जगह ओमेगा है, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई n। यदि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी सेम रहेगा, इसलिए दोनों वेव्स के इक्वेशन में ओमेगा ओमेगा ही यूज किया गया है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है। और फाई जो है वो दोनों वेव्स के बीच का सपोज फेज डिफरेंस है। और यदि ये दोनों वेव्स एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही हैं, तो नो डाउट इनसे एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगी, और उस रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम बता सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव, y is equal to y1 plus y2, therefore y is equal to y1 a1 sin omega t, y2 a2 sin omega t plus phi। भाई हमको मालूम है बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन ऐसे आएगा, y is equal to y1 plus y2 से हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो उससे ये हो गया। पर ये रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन हम ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? जैसे इन वेव का लिखा है, एम्पलीट्यूड इनटू साइन। तो इसके लिए हमको y is equal to a1 sin omega t plus a2 sin a plus b का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, sin a into cos b प्लस cos a into sin b। ये फॉर्मूला होता है, मैथ्स के स्टूडेंट जानते हैं। तो y is equal to a1 sin omega t प्लस a2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a2 sin omega t into cos phi प्लस a2 cos omega t into sin phi। मैंने ऐसा किया। अब y is equal to
आप देख रहे हैं इसमें और इसमें साइन ओमेगा टी कॉमन निकल रहा है, तो साइन ओमेगा टी कॉमन तो जाएगा a1 प्लस a2 इंटू कॉस फाई प्लस यहां पर cos ओमेगा टी इंटू a2 साइन फाई, a2 को साइन फाई के साथ एसोसिएट कर दिया। अब बच्चों लेट इसकी जगह पर a cos थीटा a cos थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 इंटू cos फाई। सपोज इसको मैंने बोला 1 और ये जो लिखा है इसको a sin थीटा इज इक्वल टू a2 इंटू sin फाई। ये सपोज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इससे y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू a cos थीटा प्लस यहां जाएगा cos ओमेगा टी इंटू a sin थीटा, ऐसा आ जाएगा a2 sin फाई की जगह a2 a sin थीटा। y इज इक्वल टू a कॉमन साइन ओमेगा टी इंटू cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। कैपिटल A को कॉमन निकाल लिया, तो अब हमारे पास ये बचा है और आपको मालूम है साइन a प्लस b का फॉर्म है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे साइन a प्लस b। कुल मिलाकर हमको रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन ये मिला। जैसे ये इक्वेशन थे उसी फॉर्म में हमने रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन भी डिराइव कर लिया। तो इस रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन में व्हाट इज कैपिटल A एम्पलीट्यूड एंड व्हाट इज थीटा फेज डिफरेंस फ्रॉम फर्स्ट वेव। अब बच्चों इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। तो यदि आप इंटेंसिटी बताना चाहते हैं तो पहले आपको एम्पलीट्यूड पता होना चाहिए, तो आपको रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड करना होगा। उसके लिए ये दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके ऐड कीजिए, तो बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड पर हो जाएगा a1 प्लस a2 इंटू cos फाई होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई होल स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड पर a स्क्वायर कॉमन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जबकि राइट हैंड साइड पर देखें तो a1 प्लस a2 cos फाई होल स्क्वायर। यहां पर ये इसके जस्ट स्टेप देखें, आपने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर किया है ना, तो ये a2 ये भी है जो नीचे लिखा है, आपको शायद नहीं दिख रहा है, मैं यहां लिख दूं a2 sin फाई स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड पर a स्क्वायर कॉमन निकल गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड पर यहां पर a प्लस b होल स्क्वायर। तो आप क्या बोलेंगे a1 स्क्वायर प्लस फिर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 इंटू cos फाई। क्या किया मैंने
ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये जो लिखा है इसका हो जाएगा प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर यदि आप ध्यान दें तो a स्क्वायर इंटू 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस, फिर यहां पर इसको और इसको देखो आप, तो इसमें a2 स्क्वायर कॉमन निकल रहा है और ब्रैकेट में बचेगा cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस ये 2a1 a2 इंटू cos 5। तो इसका मतलब a स्क्वायर इज इक्वल टू ये जाएगा a1 स्क्वायर प्लस ये भी बच्चों 1 हो गया, cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 1 होता है, तो प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू cos 5। तो इस तरीके से रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मिला हमको a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू cos 5। तो यदि हमको टू वेव्स के इक्वेशन पता है, उनके एम्पलीट्यूड पता है और फेज डिफरेंस पता है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अब जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है a स्क्वायर के, और इसलिए इंटेंसिटी का आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। अब इसके बेसिस पर मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तब आपको समझ में आएगा। पर अभी फिलहाल मुझे बोर्ड के सामने से हटना चाहिए ताकि आप लोग नोट कर सके। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये था एम्पलीट्यूड, और मैंने आपको बताया इंटेंसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला तो है, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू k इंटू ऑफ a स्क्वायर। तो इसलिए इंटेंसिटी I इज इक्वल टू, या थोड़ा सा मैं लिख दूं फिर से, एम्पलीट्यूड A इज इक्वल टू रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू cos 5। अब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, I इज इक्वल टू k इंटू a स्क्वायर, I इज इक्वल टू k इंटू a स्क्वायर करेंगे तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू ऑफ cos 5। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला हो जाएगा एम्पलीट्यूड का। अब इसके बेसिस पर मैं समझा सकता हूं आपको इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस के लिए मैंने आपको बताया कि डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटेंसिटी डिफरेंट होती है। कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, जिन पर होने वाले इंटरफेरेंस को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है, ऐसे पॉइंट्स पर होने वाले इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं बच्चों कब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और क्या कंडीशन होनी चाहिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो नेक्स्ट कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो हमको मालूम है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बोलते हैं, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो। यदि इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो cos फाई की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1। जब यहाँ cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी तभी तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा,
मैक्सिमम वैल्यू को यदि इनमें ऐड करोगे तो रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए cos फाई की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये 1 कब होगी? जब फाई इज इक्वल टू, तो बच्चों क्वाड्रेंट में आप देखते हैं cos 0 ये 1 होता है, फिर cos 90 है ना, 0 डिग्री पर cos की वैल्यू कितनी होती है? 1। 90 डिग्री पर 0, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ फिर से 1, मतलब जब पूरा 1 रिवॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 या फिर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। व्हाट इज फाई? फेज डिफरेंस बिटवीन द सुपरइम्पोज्ड वेव्स। जो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रही हैं उनके बीच का फेज डिफरेंस। मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो दोनों वेव्स के बीच का कैसा होना चाहिए? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अब इसका मतलब क्या होता है मैं थोड़ी देर में समझाता हूं, पर मैंने आपको और एक और चीज समझाई थी, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू, ये आपको समझाया था, जैसे यहां पर क्रेस्ट और क्रेस्ट, तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना था? लैम्डा, और पूरा 1 ऑसिलेशन हुआ तो लैम्डा पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस होता है 2 पाई, तो जब फेज डिफरेंस 2 पाई तो पाथ डिफरेंस लैम्डा, यदि 5 फेज डिफरेंस हो तो लैम्डा बाय 2 पाई इनटू 5। तो आपका फॉर्मूला था पाथ डिफरेंस del x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू del पाई। जो आपने ड्राइव किया था तो मैंने उस वक्त आपको बताया था del पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू del x। ये हमने देखा था जब मैंने फेज का कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, उस वक्त आपको समझाया था फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 pi by lambda into del x, where del x is equal to path difference, या फिर 2 pi by capital T into del t टाइम डिफरेंस। अब ये क्या होता है ये डिस्कस करता हूं, पर अभी थोड़ा समझो। ये जो पाथ डिफरेंस है del x is equal to lambda upon 2 pi into del phi, इसका मतलब del x is equal to, यदि आप phi की फर्स्ट वैल्यू रख दोगे 0 तो यहाँ 0 आ जाएगा। जब आप यहाँ पर 2 पाई रख दोगे तो 2 पाई कैंसिल, लैम्डा जाएगा। जब 4 पाई रख दोगे नेक्स्ट वैल्यू 4 पाई, तो 4 पाई अपॉन 2 पाई हो जाएगा 2, दे जाएगा 2 लैम्डा। तो इस तरीके से ये आएगा। तो पाथ डिफरेंस होने के लिए दोनों वेव्स के बीच जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो 0, लैम्डा, 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या सो ऑन, इस तरीके से होना चाहिए। इसी को मैं लिख सकता हूं del x इज इक्वल टू 0, लैम्डा को लिख सकता हूं 2 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा को लिख सकता हूं 4 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा को लिख सकता हूं 6 लैम्डा बाय 2। फिर ये पार्ट डिफरेंस कैसा होना चाहिए? इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। तो बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों पूछते हैं व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसके लिए आपका आंसर होना चाहिए the phase difference between the waves it should be even multiple of pi, and the path difference between the waves it should be even multiple of lambda by 2। पर इसका मतलब क्या होता है जरा देखो, यदि मान लीजिए एक सोर्स यहां पर है, क्योंकि हमको जरा साउंड में दिक्कत है लेकिन जो लाइट है उसमें एकदम क्लियर इंटरफेरेंस दिखता है, तो उसमें क्या करते हैं एक सोर्स यहां रखते हैं S1 और एक सोर्स S2, दो बल्ब सोर्स
यदि एक ही प्लेस पर हैं, क्लोज रखे हुए हैं, और यदि यहाँ पर स्क्रीन है तो फर्स्ट सोर्स से जो वेव है वो जाती है, सेकंड वेव से जो वेव है वो भी जाती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं, और जब स्क्रीन पर जाते हैं तो जहां पर जाकर सुपर इम्पोज हो रहे हैं वहां पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। मतलब यहाँ पर ब्राइट लाइट स्ट्रिप प्रोड्यूस होती है, ब्राइट चमकीली ब्राइट लाइट स्ट्रिप, जैसे ट्यूबलाइट की लाइट होती है ना चमकीली, वैसी लाइट। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी कैसी है? मैक्सिमम। यहां कौन सा इंटरफेरेंस होगा? कंस्ट्रक्टिव। क्यों होगा? क्योंकि फर्स्ट सोर्स से जो वेव चली थी उसने जितना पाथ ट्रेवल किया, सपोज x, तो सेकंड सोर्स से जो वेव चली उसने भी सेम पाथ ट्रेवल किया x, तो दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हुआ? 0। और जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है? कंस्ट्रक्टिव। ये देखो अपन ने निकाला है, जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव। ये भी यहां भी है। यदि ऐसा ना रखकर, यदि आपने एक सोर्स यहां रखा होता S1 पर, एक सोर्स यहां रखा होता S2 पर, और इससे भी ऐसी वेव चलती, देखो अब दोनों सोर्स से जो वेव चल रही है उनके साइकिल इक्वल कंप्लीट हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? सेम पर सेकंड। 1 सेकंड में जितने साइकिल फर्स्ट वेव के होंगे सेकंड वेव की भी उतनी है। एम्पलीट्यूड में देखो स्लाइटली डिफरेंस है, थोड़ा, एक ऊपर एक नीचे। और फर्स्ट सोर्स से जो वेव चली उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x। सेकंड सोर्स से जो वेव चली उसने कितना पाथ ट्रेवल किया? x तो किया, साथ में ये लैम्डा एक्स्ट्रा किया, क्योंकि देखो वन वेव कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। मतलब दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा। जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है? कंस्ट्रक्टिव। इसलिए वहां पर ब्राइट लाइट स्ट्रिप बनेगी, जिसको फ्रिंज बोलते हैं। साथ ही साथ देखो आप, फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। तो यहां पर देखो फर्स्ट वेव का क्रेस्ट, यहां सेकंड वेव का भी देखो क्रेस्ट, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट सुपर इंपोज हो रहा है, मतलब सेम फेज में है ये, तो इसलिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 या फिर 2 पाई या फिर 4 पाई। तो जब ऐसा होता है तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फर्स्ट वेव का क्रेस्ट, सेकंड वेव का क्रेस्ट, या फर्स्ट वेव का ट्रफ और सेकंड वेव का ट्रफ, तब जाकर क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंडीशंस हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब ऐसे ही अपन को देखना है कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा बच्चों, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यदि मैं आपसे पूछूं कि बताओ एम्पलीट्यूड कैसा होगा, तो नो डाउट आपका आंसर होगा मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि cos फाई 1 रखोगे। कितना होगा? तो जो एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा। और कितना होगा? तो यहाँ 1 रखोगे तो ये कितना जाएगा? रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, मतलब रूट ओवर a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। इसका मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a1 प्लस a2। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। कितनी होगी? k इंटू ए मैक्सिमम स्क्वायर, मतलब a1 प्लस a2 होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी। अब नेक्स्ट, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब इंटेंसिटी मिनिमम होती है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला देखो, ये है, जब cos फाई की वैल्यू मिनिमम होगी, cos फाई की मिनिमम वैल्यू होती है -1, तो इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए cos फाई -1 होना चाहिए, मतलब फाई इज इक्वल टू, तो -1 जो होती है वैल्यू यहां होती बच्चों, जो क्वाड्रेंट है उसमें यहां होती, यहां का मतलब पाई, या फिर नेक्स्ट वैल्यू -1 कब होगी? यहीं पर 1 रिवॉल्यूशन और पाई प्लस 2 पाई मतलब 3 पाई, तो इसका मतलब पाई की वैल्यू पाई होनी चाहिए, या फिर 3 पाई होनी चाहिए, या 5 पाई होनी चाहिए, एंड सो ऑन। दोनों वेव्स के बीच का जिसमें फेज डिफरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कैसा था? इवन मल्टीपल ऑफ पाई। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच का होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और पाथ डिफरेंस, तो आपको पता ही है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा है, डेल x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू पाई। इसमें वैल्यू रख दो तो डेल x इज इक्वल टू, फर्स्ट वैल्यू रखो पाई, तो पाई पाई कैंसिल, लैम्डा बाय 2, 3 पाई रखो तो पाई पाई कैंसिल, 3 लैम्डा बाय 2, नेक्स्ट 5 लैम्डा बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और पाथ डिफरेंस होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। इसका मतलब यदि यहां पर स्क्रीन है और आपने एक बल्ब यहां ऑन किया, सोर्स, इससे वेव चल रही है ये, फिर सेकंड सोर्स मान लीजिए यहां पर है, उससे ऐसी वेव चल रही है। अब मेरा क्वेश्चन यहां कौन सा इंटरफेरेंस होगा? तो आपको तुरंत बोलना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट सोर्स है S1 और ये S2, S1 से जो वेव चली उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया स्क्रीन तक x, सेकंड सोर्स से जो वेव है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? x तो किया, साथ में ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा, और ये डिस्टेंस कितना है? तो आपको मालूम है पूरी ऐसी वेव होती है तो हम क्या बोलेंगे उसको? कंप्लीट वेव। इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? लैम्डा। और यदि मैं इसको हटा दूं तो हाफ वेव, इसकी लेंथ कितनी होगी? लैम्डा बाय 2। तो आपको दिख रहा है ये हाफ वेव है, मतलब ये लैम्डा बाय 2, मतलब फर्स्ट सोर्स से जो वेव चली उसने x डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेकंड सोर्स ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? x प्लस लैम्डा बाय 2। तो दोनों वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना हुआ? लैम्डा बाय 2। और जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस होना चाहिए? डिस्ट्रक्टिव। मतलब यहां पर डार्क फ्रिंज बनेगी, ब्लैक स्ट्रिप, देखो काली पट्टी, इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो जब हम लोग स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस देखते हैं तो ऐसी स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं, ब्राइट फिर ब्राइट फिर ब्राइट, जैसे ट्यूबलाइट की लाइट है वैसे, और दो ब्राइट स्ट्रिप के बीच में एक ब्लैक स्ट्रिप होती है। जो ब्लैक स्ट्रिप होती है उसको बोलते हैं डार्क फ्रिंज। ऐसी ऑल्टरनेट में बनती है, ब्राइट डार्क, मतलब ऑल्टरनेट में होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटेंसिटी कैसी है? डिफरेंट, कुछ पॉइंट्स पर हमेशा मैक्सिमम और कुछ पॉइंट्स पर हमेशा मिनिमम। जिन पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम, उन पर होने वाले इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव, और वहां बनने वाली फ्रिंज को ब्राइट फ्रिंज। और कुछ पॉइंट्स ऐसे जिस पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है, वहां होने वाले इंटरफेरेंस को हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और वहां जो फ्रिंज बनती है उसको डार्क फ्रिंज बोलते हैं। तो बच्चों अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि यहां पर ऐसा होगा, तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो डेफिनेटली जो भी एम्पलीट्यूड होगा वो मिनिमम होगा। कितना होगा? तो अपन इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दें। cos फाई की वैल्यू -1, -1 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, मतलब √a1 - a2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो a1 - a2। अब मैं पूछूं मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? तो आपका आंसर होना चाहिए I मिनिमम इज इक्वल टू K इंटू a1 - a2 होल स्क्वायर। ये मिनिमम इंटेंसिटी होगी। तो बच्चों ये कंप्लीट हुआ आपका 11th सिलेबस से रिलेटेड इंटरफेरेंस। और डिटेल में यदि आपको पढ़ना है तो मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें 12 के चैप्टर हैं वेव ऑप्टिक्स, उसमें और डिटेल में मैंने इंटरफेरेंस को पढ़ाया जो आपके 12th सिलेबस से रिलेटेड है। 11th सिलेबस से रिलेटेड आपका इतना ही है। नेक्स्ट मुझे बताना चाहिए आपको बीट्स। ये डेफिनेटली इंटरफेरेंस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की फर्स्ट एप्लीकेशन थी, सेकंड एप्लीकेशन है बीट्स। तो बीट्स को अपन स्टडी करें तो बीट्स के लिए मैंने आपको समझाया है इंटरफेरेंस में जो टू वेव एक दूसरे पर सुपर इंपोज होती है उनमें क्या सेम होता है? फ्रीक्वेंसी। स्लाइटली डिफरेंस किस चीज में होता है? एम्पलीट्यूड में। और जब ऐसी वेव्स मीडियम में एक दूसरे पर सुपर इंपोज होती हैं तो मीडियम के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। बीट्स कब होगा? तो बीट्स में मैंने समझाया था व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड but approximately same frequency are propagate along the same direction, then by their superposition resultant intensity is different at same point. This phenomena is called beat. The maximum intensity is called rise, minimum intensity is called fall, and combination of one rise and one fall is called one beat, and total number of beats per second is called beat frequency. तो बच्चों इसका भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट देखते हैं अपन। तो इसके लिए लेट y1 is equal to a sin omega 1 into t। सेकंड वेव का इक्वेशन y2 is equal to a sin omega 2 into t। क्योंकि जो टू वेव्स एक दूसरे पर सुपर इंपोज हो रही है उनके एम्पलीट्यूड सेम होने चाहिए, इसलिए अब मैंने a1 a2 नहीं लिखा, a लिखा है। डिफरेंस उनकी फ्रीक्वेंसी में होता है तो इसलिए फर्स्ट वेव की फ्रीक्वेंसी थी n1 है तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 होगा क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n होता है। तो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई n1 और ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2 पाई n2। अब जब ये वेव एक दूसरे पर सुपर इंपोज होगी, सेम डायरेक्शन में जा रही हो, दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो रही है तो उनसे रिजल्टेंट वेव बनेगी। रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन तो हम लोग बोल सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y is equal to y1 प्लस y2। y1 हो जाएगा a sin ओमेगा 1 into t प्लस a2 sin ओमेगा 2 into t। तो y is equal to a कॉमन
यहां पर आ जाएगा साइन ओमेगा 1 मतलब 2 पाई n1 इंटू टी, साइन ओमेगा 2 मतलब 2 पाई n2 इंटू टी, y इज इक्वल टू a इंटू। बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उन जानते हैं, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला, और वो होता है 2 इंटू साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2, y इज इक्वल टू a साइन c प्लस साइन d होता है 2 इंटू साइन c प्लस d बाय 2, c मतलब ये है और d मतलब ये, तो c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2, मतलब y इज इक्वल टू 2a। अब आप इसको पहले लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग वेव का इक्वेशन लिखते हैं तो हमेशा होता है a sin ओमेगा t, लास्ट में sin ओमेगा t, उसके पहले एम्पलीट्यूड, तो इसलिए ये एम्पलीट्यूड के साथ हो जाएगा cos 2 पाई t n1 माइनस n2 अपॉन 2 इंटू यहां पर बाद में sin 2 पाई t n1 प्लस n2 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल, यहाँ 2 कैंसिल। तो इस तरीके से हमको रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन मिला, y इज इक्वल टू 2a cos pi t इंटू n1 माइनस n2 इंटू साइन pi t n1 प्लस n2। अब ये जो क्वांटिटी है इसको हम लिख सकते हैं a 2a cos pi t इंटू n1 माइनस n2, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जाएगा y इज इक्वल टू a sin pi t इंटू n1 प्लस n2, ये होगा रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन। अब हमको बताना है कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है कब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कब इंटेंसिटी मिनिमम होगी। तो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पर। तो हमको पता करना होगा कब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। तो हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ एम्पलीट्यूड के लिए फॉर्मूला दिख रहा है हमको, तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर राइज, राइज मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए I is directly proportional to a square, मतलब I is directly proportional to 4a square cos square pi t into n1 minus n2। अब हम चाहते हैं कि I की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और ये वैल्यू मैक्सिमम के लिए cos pi t n1 minus n2 is equal to प्लस माइनस 1, प्लस 1 भी चलेगा माइनस 1 भी चलेगा, क्योंकि आप जब प्लस रखोगे तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस 1 रखोगे तो वो भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको क्लियर है इसका मतलब ये जो एंगल है पाई टी इंटू n1 माइनस n2 इज इक्वल टू, आप सबको पता है प्लस 1 कब होता है 0 पर, और माइनस 1 कब होगा पाई पर। हमेशा cos की वैल्यू यहां और यहां पर होती है प्लस 1, यहां पर होती माइनस 1, यहां का मतलब 0 पर और यहां का मतलब 180 पर। तो 0
या फिर पाई या फिर 2 पाई या फिर 3 पाई 4 पाई, मतलब ये सब आपके एंगल्स आएंगे। तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। तो जब आप t देखें तो t इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू में आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो t इज इक्वल टू 0 अपॉन पाई इंटू n1 माइनस n2 हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। जब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और 1 अपॉन n1 माइनस n2। फिर इसी को जब नेक्स्ट वैल्यू से इक्वेट करेंगे 2 पाई से तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और क्या जाएगा 2 अपॉन n1 माइनस n2। नेक्स्ट आएगा 3 अपॉन n1 माइनस n2। इसका मतलब है इस टाइम पर, इस टाइम पर और इस टाइम पर और इस टाइम पर इंटेंसिटी कैसा रहेगी, मैक्सिमम। तो दो बार इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए टाइम इंटरवल कितना रहेगा, तो उसके लिए आपको डेल टी निकालना पड़ेगा। डेल टी निकालने के लिए हर नेक्स्ट वैल्यू में से पिछली वैल्यू को सबट्रैक्ट करो। तो 1 अपॉन n1 माइनस n2 में से 0 को सबट्रैक्ट करोगे तो 1 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 0, तो डेफिनेटली 1 अपॉन n1 माइनस n2 आएगा। या फिर 2 अपॉन n1 माइनस n2 में से इसको सबट्रैक्ट करो, सॉल्व करके देख लो 1 अपॉन n1 माइनस n2 ही आएगा। तो ये होगा बार बार मैक्सिमम इंटेंसिटी होने के लिए टाइम पीरियड, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ राइज इज इक्वल टू 1 अपॉन डेल टी। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ राइज इज इक्वल टू n1 माइनस n2। ऐसे ही आप फॉल के लिए बात करो, फॉर फॉल का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। अब मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब यहां पर वैल्यू 0 होगी, मतलब cos पाई टी इंटू n1 माइनस n2 की वैल्यू 0। जब यहाँ 0 होगा तो 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो इंटेंसिटी भी क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। भाई पॉजिटिव भी रखते हो तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो रही है और नेगेटिव वैल्यू भी स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो रही है, तो फिर ये तो मिनिमम नहीं हो पाएगा। मिनिमम होने के लिए इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। और cos की वैल्यू 0 कहां होती है बच्चों, यहां पर मतलब 90 पर और 270 पर। 90 का मतलब पाई बाय 2 और 270 का मतलब 3 पाई बाय 2। तो इसलिए ये जो एंगल है पाई टी n1 माइनस n2 इज इक्वल टू होना चाहिए पाई बाय 2, नेक्स्ट वैल्यू 3 पाई बाय 2, नेक्स्ट वैल्यू 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। यदि मैं बोलूं आपको इसका मतलब कितनी टाइम पर फॉल हो रहा है, मतलब इंटेंसिटी मिनिमम है, तो आप इन दोनों को पहले इक्वेट करो तो पाई पाई कैंसिल, तो 1/2 into n1 minus n2। नेक्स्ट कब होगा, तो इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 3/2 into n1 minus n2। फिर नेक्स्ट इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, तो 5/2 into n1 minus n2। तो फिर टाइम इंटरवल फॉर फॉल, मतलब कितने कितने टाइम इंटरवल के बाद इंटेंसिटी मिनिमम होगी, तो इसमें से आपको इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप करके देख लीजिए, ये आएगा 1/n1 माइनस n2। सेम जो राइज के लिए आया था वही यहाँ आएगा, तो इसका मतलब फॉल फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी। फॉल फ्रीक्वेंसी
ये भी आ जाएगी n1 माइनस n2, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमेशा रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड। तो बच्चों यदि अपन क्लैपिंग करते हैं, मान लीजिए मैं 1 2 3 4, ये जो क्लैपिंग कर रहा हूं इसमें जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है वो राइज, फिर नेक्स्ट बार जो साउंड सुनाई दिया वो भी राइज, लेकिन दोनों राइज के बीच में जो गैप आ गया वो फॉल। तो यदि मैं बोलूं आपको कि 1 सेकंड में 10 बार आपको आवाज तेज सुनाई देती है और 1 सेकंड में 10 बार आवाज आपको धीमी सुनाई देती है, तो धीमी, तेज और धीमी मिलाकर यदि एक कॉम्बिनेशन बनता है तो 1 सेकंड में ऐसे कितने कॉम्बिनेशन आपको सुनाई देंगे? तो नो डाउट आपका आंसर होगा सर 10, क्योंकि 10 बार आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई दी, उसी 1 सेकंड में 10 टाइम्स इंटेंसिटी मिनिमम है। मैक्सिमम इंटेंसिटी को आपने राइज बोला, मिनिमम को आपने फॉल बोला। राइज और फॉल का एक कॉम्बिनेशन 1 बीट कहलाता है। इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी बीट सुनाई दी आपको? 10। जितनी राइज फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी फॉल फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही एक्चुअली में बीट फ्रीक्वेंसी होगी। इसीलिए बच्चों यहां पर जो बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनता है वो होता है n1 माइनस n2। ये सब हमको न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाला है। तो अभी तो मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूं ताकि आप वीडियो पॉज करके नोट कर सके, पर मैं अब आपको समझाता हूं कि इन बीट्स के क्या यूजेस है। तो पहली चीज तो आप समझ लें कि राइज और फॉल दोनों की फ्रीक्वेंसी यदि n1 माइनस n2 है तो बीट फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी? n1 माइनस n2। तो इस तरीके से देखो, यहां पर मैं समझाता हूं एक बार आपको फिर से। यदि मान लीजिए आपको 1 2 3 4 1 सेकंड में 4 टाइम्स आवाज तेज सुनाई दे रही राइज, और इसी से 1 सेकंड में 4 फॉल सुनाई दे रहे हैं, और राइज और फॉल मिलाकर 1 बीट। तो इसका मतलब 1 सेकंड में 1 2 3 4 बीट सुनाई दे रही है। तो जो फ्रीक्वेंसी राइज की है, जो फ्रीक्वेंसी फॉल की है, वही फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी होगी। इसलिए बच्चों हमेशा बीट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n1 माइनस n2। तो बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n1 माइनस n2। अब ये बीट्स के क्या यूजेस हैं? तो बच्चों बीट्स के मेनली 3 यूजेस हैं। पहला यूज फॉर ट्यूनिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बीट्स की हेल्प से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ट्यून किया जाता है। सेकेंड, फॉर डिटेक्टिंग हार्मफुल गैसेस इन माइंस, माइंस में हार्मफुल जो गैसेस होती हैं उनको डिटेक्ट करने में भी इसका यूज होता है। और थर्ड यूज फॉर फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉक। ट्यूनिंग फॉक एक इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल चिमटे के समान होता है ऐसा, इसमें ये कॉर्न प्लेट्स होती हैं। जब यहां हम रबर हैमर से इसको मारते हैं तो ये अपनी मीन पोजीशंस के अप एंड डाउन ऑसिलेट करता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी होती है पर सेकंड। वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए इसका यूज किया जाता है बीट्स का। तो बच्चों ये तीनों एप्लीकेशन जो मैं समझा रहा हूं आप समझिएगा, लेकिन इसमें से थर्ड एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं और जनरली स्टूडेंट्स उसको गलत कर देते हैं, क्योंकि वेव्स खुद बच्चे ईमानदारी से वेव्स नहीं पढ़ते हैं।
लापरवाही कर देते हैं टफ समझ के, और वेव्स पर क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, आप लोगों ने कभी देखा होगा जब शादी में बैंड बाजे वाले आते हैं स्टार्टिंग में, जब बारात चालू होनी होती है और जब बैंड वाले आते हैं, तो आपने अक्सर गौर किया होगा, नहीं किया तो आज समझ रहे हैं तो आज के बाद गौर कीजिए। तो वो आते ही साथ तुरंत अपने इंस्ट्रूमेंट बजाने नहीं लगते, बल्कि आप यदि खड़े रहें और गौर से सुने तो वो अजीब टाइप से उनकी आवाज आती है और अलग अलग बजा कर देखते हैं। आपको लगेगा पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, कोई अलग तरीके से पौ, तो कोई अलग तरीके से अपना पौ, इस तरीके से कुछ कोई ड्रम बजा रहा है, तो वो ऐसा बजाकर देखते हैं। वो एक्चुअली में उस वक्त क्या करते हैं, सारे अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करते हैं। मतलब वो ये करते हैं, अच्छा ऐसा नहीं है कि वो भर करते हैं, कभी आप देखिए ऑर्केस्ट्रा जब स्टार्ट होता है उस वक्त भी देखिए तो आपको देखने मिलेगा जितना गिटार वाला जो है वो अपना गिटार बजाकर देखेगा, फिर उसको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है तो अपने जो कीज हैं उनको टाइट करेगा। आप देख लीजिए तबले वाला जो है तबला बजाकर देखेगा, उसको लगेगा नहीं आवाज सही नहीं आ रही है, सबके साथ मैच नहीं कर रही, तो साइड में जो उसमें गुट्टे लगे रहते हैं उनको बजाकर देखता है। तो सब लोग एक्चुअली में अपने अपने इंस्ट्रूमेंट बजाकर देखते हैं और इस तरीके से सेट करते हैं कि जिस वक्त जब सबका साउंड तेज जाए राइज, तो एक साथ राइज, फॉल तो एक साथ फॉल, तो उसमें आपको जो साउंड सुनाई देता है वो अच्छा सुनाई देता है, उसमें रिदम होता है, आपको सुनने में अच्छा लगता है। तो कई बार आप लोग बोलते भी हैं शादी वगैरह में कि यार क्या बैंड है, बजा मजा आ गया, क्योंकि जिस वक्त वो बज रहा था तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से कि उनकी आवाज जो है वो आपको अच्छी लगती है। बल्कि कई बार तो आप कई म्यूजिक एल्बम वगैरह सुनते हैं तो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कि फलाने फलाने एल्बम में बहुत अच्छी बीट्स हैं, म्यूजिक बीट्स हैं। तो एक्चुअली में जिस वक्त राइज तो आवाज एकदम तेज, तो सब एक साथ तेज होती है। आप कभी देखिए वायलिन वालों को, ऑर्केस्ट्रा जब रहता है कई लोग वायलिन पकड़े रहते हैं, देखिए आप जब तेज करते हैं वो तो सबका एक साथ तेज होता है, ऊपर जाता है साउंड, और जब फॉल तो एक साथ फॉल। बल्कि जब आप लोग देखिए नेशनल एंथम भी होता है कभी स्कूल वगैरह में, जब आप लोग खड़े रहते हैं और सब लोग जब बराबर गाते हैं जन गण मन अधिनायक, तो सब लोग का एक साथ रहता है। जब तेज ऊपर जाना हो तो एक साथ तेज आवाज जाती है ऊपर, जब धीमी करनी हो तो सब एक साथ। लेकिन कोई साइड में यदि खड़ा होकर अलग तरीके से करता है, सबके साथ नहीं गाता है, कुछ अलग ही धुन में रहता है जन गण मन, तो उसको आगे सर एक देते हैं मिला के सबके साथ गाओ, तो वो बीट है एक्चुअली में। ये फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है फॉर ट्यूनिंग द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। सेकेंड एप्लीकेशन है फॉर डिटेक्टिंग द हार्मफुल गैसेस इन माइंस। तो माइंस में क्या करते हैं बच्चों, जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता है यू शेप में और इसमें आप बल्ब रहता है, इस बल्ब में नॉर्मल जब हम लोग ग्राउंड से जाते हैं तो ओपन रखते हैं और उसी समय इसमें वाटर भर देते हैं, जनरली वाटर भर देते हैं, तो यहां तक वाटर भर देते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बल्ब के अंदर जो ग्राउंड की एयर है वो है, और यहाँ यदि ग्राउंड पर ही है तो यहां से भी एयर है, दोनों एयर एयर के पार्टिकल्स हैं, नो डाउट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, वाइब्रेशन जो पार्टिकल्स का वो सेम रहेगा और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, इसलिए फ्रीक्वेंसी डिफरेंस जीरो रहेगा और इसलिए बीट्स जो हैं वो भी जीरो सुनाई देगी। मतलब आवाज ना तेज होगी और ना धीमी होगी, तो इसका मतलब साउंड ही प्रोड्यूस नहीं होगा। लेकिन इसी इंस्ट्रूमेंट को जब माइंस में ले जाते हैं और किसी एक वॉल पर अपन रिपीट कर देते हैं, इस तरीके से मान लीजिए वॉल पर अपन ने जाकर रिपीट कर दिया,
फॉल पर। तो अपन को मालूम है ये जो वाटर है इसके यहाँ बल्ब में तो ग्राउंड वाली एयर है और यहाँ पर क्या आ रही है, माइंस की एयर आ रही है, माइंस की एयर आ रही है। इसी के बाद बच्चों माइक रहता है और इस माइक का कनेक्शन एम्पलीफायर के साथ, एम्पलीफायर का कनेक्शन लाउड स्पीकर के साथ। और जो अंदर मजदूर होते हैं, जो अंदर लोग जाते हैं, उनको पहले से ट्रेनिंग दे दी जाती है कि जब कुछ डिफरेंट आवाज आए तो आप बिल्कुल माइंड से तुरंत बाहर निकलकर दौड़ लगा दें, जल्दी से माइंड से बाहर जाएं। तो वो आवाज कैसी आती जरा सुनिए। जब नॉर्मल कंडीशन में माइंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल एयर है, तो आपको क्लियर है यहाँ भी बल्ब में एयर है और यहाँ भी एयर है। जैसे ग्राउंड की एयर यदि वैसे ही माइंड्स की भी एयर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं रहेगा, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 0 रहेगा, इसलिए कोई बीट्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। पर इन केस मान लीजिए माइंड्स में हीलियम गैस आ गई, अब ब्रीथिंग के लिए तो हमको ऑक्सीजन जरूरत है, यदि हीलियम आ गई या हाइड्रोजन आ गई तो खतरनाक हो जाएगी। हमको जो अंदर मजदूर है उनको ब्रीथिंग के लिए हीलियम या हाइड्रोजन से तो काम बनेगा नहीं, मतलब उनको बाहर भागना चाहिए। यदि वहां पर हाइड्रोजन हीलियम का लीकेज है तो मजदूरों को बाहर निकलकर भागना चाहिए, पर उनको कैसे पता चलेगा कि अंदर एयर जो है प्योर नहीं है, कोई डिफरेंट गैस आ गई है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हीलियम लीक हो गई है हाइड्रोजन, तो आपको मालूम है लाइट गैस है। लाइट गैस का मतलब इसके पार्टिकल्स ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, उनमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगी। और लेफ्ट में जो बल्ब है उसमें एयर है, उसके पार्टिकल्स जैसा अपना ऑसिलेट कर रहे थे वो वैसा कर रहे थे, और हीलियम के पार्टिकल और हाइड्रोजन के पार्टिकल फास्ट ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब दोनों में फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है। जब वो जाकर यहाँ पर वाटर पर जाकर हिट करेंगे तो दोनों वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, और ये जो वेव्स होंगी नो डाउट इनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होगा। यदि फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है तो बीट्स भी प्रोड्यूस होंगी और इसलिए बीट प्रोड्यूस होती है। तो बीट जब प्रोड्यूस होती है तो बच्चों डिफरेंट साउंड आता है, इस तरीके का साउंड आता है, जिक 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 जिक। तो ये जो मैंने बोल के बताया आपको जिक जिक जिक, ये कहलाता राइज, और किन्हीं भी दो राइज के बीच का जो गैप था वो कहलाता फॉल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राइज और फॉल बनने लग गए। अब भले ही आपको ये मेरी आवाज में कोई ज्यादा फर्क नहीं महसूस हुआ कि सर इससे क्या होगा, नहीं, ये आप बहुत आराम से सुन रहे हैं इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वहां पर तो ऐसी जो आवाज प्रोड्यूस होती है उसके वो उससे माइक कनेक्ट है, और माइक का कनेक्शन एम्पलीफायर से, और एम्पलीफायर का लाउड स्पीकर से। तो यही आवाज बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है, और जो मैंने आपको आवाज सुना के बताई है वो आवाज बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से होने लगती है माइंड में, जक 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 करके। तो उतने में जो मजदूर होते हैं पहले तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसी आवाज आए तो भागो, और जो नहीं भी ध्यान दे रहे तो घबरा जाते हैं और घबरा कर भागते हैं, पता नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा, माइंड शायद कुछ धंसने वाली है, निकल के भागते हैं। तो इस तरीके से एक्चुअली में हम उन माइंस में उन लोगों को, मजदूरों को बचाते हैं, और यही बोला जाता है इस एप्लीकेशन को, फॉर डिटेक्टिंग द हार्मफुल गैसेस इन माइंस। अब बच्चों थर्ड जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है फॉर डिटेक्टिंग, फॉर फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क। किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड करने में भी बीट्स का यूज किया जाता है। तो कैसे करते हैं जरा समझे। तो बच्चों यहां पर जो मैं समझा रहा हूं अभी आप देखेंगे, तो जो केसेस बनते हैं वो केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, और सब फॉर्मूले में बहुत कम डिफरेंस होता है प्लस और माइनस का, तो इसलिए इनको याद रखना टफ होता है। इसलिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए
तो आप कर लेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है बच्चों, ऐसी रेजोनेंस ट्यूब होती है इस शेप में, या यदि हम डायरेक्ट सिलेंडर भी बोले तो भी ऐसा। इसमें हमने यहां पर वाटर फिल किया और एक ट्यूनिंग फॉर्क है, हम इसको हैमर से जब हिट करते हैं तो ये ट्यूनिंग फॉर्क की जो प्रॉन्स है ये ऑसिलेट करने लगते हैं और इनके ऑसिलेशन से यहाँ पर वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है। ये वेव जाकर यहाँ पर हिट करती है। एक और ट्यूनिंग फॉर्क, उसको भी आप साथ में हैमर कीजिए, हैमरिंग कीजिए, ये भी वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट करेगा और इससे भी वेव प्रोड्यूस होगी। ये दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगी और इनके सुपर इम्पोज होने से बीट्स प्रोड्यूस होती है। बीट्स प्रोड्यूस होती है। बीट्स का मतलब आपको आवाज सुनाई देगी तेज और धीमी। तो मान लीजिए सपोज जो बीट सुनाई दे रही है, मैं आपको बोल रहा हूं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा आवाज आ रहा है, जिक 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 जिक, 4 बार आपको ऐसी आवाज सुनाई दी। अब यदि मैं पूछूं बताओ कितनी बीट सुनाई दी, तो आप बोलेंगे 4, क्योंकि 4 बार आपको आवाज तेज सुनाई दी और 2 तेज आवाज के बीच का जो गैप है वो फॉल है। तो जब 4 बार तेज है तो 4 बार धीमी भी है। एक तेज और एक धीमी, इन साउंड को मिलाकर बनता 1 बीट। तो टोटल कितनी बीट सुनाई दी आपको? 4। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं और बीट्स को सुनकर किसी भी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करना है? तो इसके लिए जनरली हम लोग के पास में जो 2 ट्यूनिंग फॉर्क होते हैं, मिलते हैं, उसमें से एक ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको पता होती है और दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा होता है जिसकी हमको फ्रीक्वेंसी पता नहीं होती और पता करनी होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें से जो फर्स्ट वाला है उसकी फ्रीक्वेंसी N1 है जो हमको पता है, और सेकंड जो है N2, ये हमको नहीं पता, हमको पता करना है। तो हम लोग पहले तो क्या करते हैं, दोनों को एक साथ ऑसिलेट करवाते हैं और बीट सुनते हैं। मान लीजिए आपको 4 बीट सुनाई दे रही है, ठीक है, 4 बीट सुनाई दी, इसका मतलब है कि सेकंड जो है उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो उसके लिए आप समझें, मान लीजिए जो फर्स्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी N1, सेकंड की फ्रीक्वेंसी हमको पता करना है और मान लीजिए कितनी बीट सुनाई दे रही है आपको? X। तो इसका मतलब है सेकंड की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए N2 is equal to N1 plus X या N2 is equal to N1 minus X। ये या ये, इन दोनों में से कोई एक आंसर करेक्ट है। अब मुझे मालूम है आपको बात समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा सा मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में समझाता हूं आपको। मान लीजिए फर्स्ट जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी है 10 और सेकंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता करना है। तो आपने एक साथ दोनों को क्या किया, ऑसिलेट करवाया और बीट सुनी। तो मान लीजिए बीट्स आपको कितनी सुनाई दे रही हैं? 4। तो इसका मतलब जो सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? नो डाउट 10 + 4 या 10 - 4। 10 + 4 का मतलब 14 और 10 - 4 का मतलब 6। इसका मतलब सेकंड जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी, यदि मैं फर्स्ट की बोल रहा हूं 10 और आप सेकंड के साथ जब ऑसिलेट कर रहे हो 4 बीट सुनाई दे रही है, इसका मतलब सेकंड की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए +4, मतलब 10 + 4 14 होनी चाहिए, या 10 - 4 मतलब 6 होनी चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है बीट्स क्यों सुनाई देती हैं? फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से। तो यदि फर्स्ट की आपको नोन है 10, सेकंड की मान लीजिए 14 है, तो 14 और 10 का डिफरेंस कितना हुआ? 4। या
सेकेंडली फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 6, क्योंकि 10 और 6 का डिफरेंस भी कितना है 4। तो इसका मतलब आपने एक चीज तो पता चल गई, आपको रफली एक आइडिया हो गया कि जो सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क है नो डाउट इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 14 होनी चाहिए या 6। लेकिन बच्चों अपन को क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन जो दिए हैं उसमें 10 14 भी दिया है और 6 भी दिया है। अब हमको पता करना है करेक्ट आंसर कौन सा है, क्योंकि करेक्ट आंसर करोगे तो भी मार्क्स मिलेंगे और गलत पे टिक कर दिया तो -1 हो जाएगा। तो इसलिए आपको जब न्यूमेरिकल्स दिए रहते हैं तो क्वेश्चन में मेंशन रहता है। पहले इनिशियली दोनों को एक साथ हम लोग नॉर्मल कंडीशन में ऑसिलेट करवाते हैं, बीट्स सुनते हैं। ओरिजिनल बीट्स जो हैं वो मान लीजिए 4 आ रही थी, तो उससे हमको ये पता चल गया कि अननोन की फ्रीक्वेंसी या तो 14 होनी चाहिए या 6। उसके बाद फिर हम ये जो नॉन ट्यूनिंग फॉर्क है, मतलब जो ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको पता है, उस पर हम लोग वैक्स लोड कर देते हैं। वैक्स लोड कैसे करोगे? तो बच्चों एक मोमबत्ती लो, कैंडल लो, जलाओ और उसकी 1-2 ड्रॉप जो है वैक्स की वो ट्यूनिंग फॉर्क के प्रोंग पर डाल दो। ये ट्यूनिंग फॉर्क जो है इसके इस ब्लेड के ऊपर डाल दो। यहाँ पर क्या होगा उससे? ये जो प्रोंग है मोटा हो जाएगा और इसका जो ऑसिलेशन है वो कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। आप सब लोग जानते हैं कि जो थिन ब्लेड्स होती हैं, जैसे कॉपी का पेज ऊपर पंखा चल रहा है और पंखे की जो हवा है वो पेज के ऊपर यदि चलेगी पड़ेगी तो आपको मालूम है पेज ज्यादा फड़फड़ाता है, पर सेकंड ज्यादा फड़फड़ाता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हाई है। जबकि उसी का जो कवर है वो थिक होता है, वो ज्यादा नहीं फड़फड़ाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो इसी तरीके से जो थिन ब्लेड रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, लेकिन जो थिक ब्लेड रहती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम रहती है। तो यदि मान लीजिए आपने ये जो ट्यूनिंग फॉर्क था इस पर वैक्स लोड कर दिया, तो वैक्स लोड करने से इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मान लीजिए इसकी फ्रीक्वेंसी 10 से कम होकर कितनी होगी? 9। और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो दोनों ट्यूनिंग फॉर्क हैं इनको जब ओरिजिनली एक साथ ऑसिलेट करते हैं तो 4 बीट सुनाई देती हैं, लेकिन जिस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी नोन है उसके ऊपर वैक्स लोड करने के बाद फिर दोनों को एक साथ ऑसिलेट करवाते हैं तो बीट्स 4 की जगह 5 सुनाई देने लग गई हैं या बीट्स इंक्रीज हो गई हैं। तो फाइंड करना आपको ट्यूनिंग फॉर्क की अननोन ट्यूनिंग फॉर्क की अननोन फ्रीक्वेंसी को N2 की वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चों आपको क्लियर दिख रहा है, यदि इस पर वैक्स लोड कर दोगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। यदि फ्रीक्वेंसी कम हो गई और अननोन की फ्रीक्वेंसी यदि 14 है तो 14 से डिफरेंस बढ़ गया, मतलब 4 की जगह पर 5 बीट सुनाई देगी। यदि अननोन की फ्रीक्वेंसी 6 होती तो जो बीट्स इंक्रीज हो रही उसकी जगह पर क्या हो जाती? डिक्रीज। यदि उनने क्वेश्चन बोला नहीं ओरिजिनली तो 4 सुन रही थी लेकिन इस पर वैक्स लोड करने के बाद बीट्स जो हैं 4 की जगह 3 सुनाई देने लग गई, मतलब बीट्स कम हो गई। बीट्स कम हो गई इसका मतलब इसके क्लोज आ रहा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फिर आपका 6। तो यदि एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ओरिजिनली 4 बीट सुनाई दे रही थी, लेकिन यदि नॉन ट्यूनिंग फॉर्क पर वैक्स लोड करने के बाद बीट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो आपका आंसर होगा N2 इज इक्वल टू N1 प्लस एक्स। व्हाट इज एक्स? ओरिजिनल बीट्स। यदि बीट्स इंक्रीज हो रही है तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? 14 वाला। लेकिन यदि बोला नहीं बीट्स डिक्रीज हो रही हैं, पहले 4 अब 3 सुनाई देने लगी, तो आप कौन से आंसर को टिक करोगे? 6 वाले को।
n2 is equal to n1 minus x. What is x? ओरिजिनल बीट। लेकिन बोला नहीं, पहले जब 4 बीट सुनाई दे रही थी और बाद में भी 4 बीट, वैक्स लोड करने के बाद भी 4, फिर किसको टिक करोगे? तो नो डाउट बच्चों, फिर आपका आंसर होगा n2 is equal to n1 minus x, 6 वाला आंसर। क्यों? क्योंकि पहले जब आपने वैक्स लोड नहीं किया था तो दोनों के बीच का डिफरेंस 4 था, इसकी टाइम फ्रीक्वेंसी थी 6 4। बाद में आपने वैक्स लोड कर दिया, कुछ वैक्स ज्यादा लोड कर दिया, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई, 10 से गिरकर कितनी हो गई होगी? निश्चित रूप से इसकी फ्रीक्वेंसी 10 से डाउन होकर कहां पहुंच गई? 2 पर। तो पहले 10 और 6 का डिफरेंस 4 था, बाद में वैक्स लोड करने के बाद इसकी फ्रीक्वेंसी कम होकर 2 हो गई है, और अब डिफरेंस अभी कितना है? 4। 6 माइनस 2 4। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या रहेगा? 6 वाला। तो बच्चों ये मैंने कोशिश की आपको समझाने की कि किस तरीके से हम लोग अननोन फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। सेम मेथड होती है, यही वैक्स लोड किया जाता है किसके ऊपर? उस ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर वैक्स लोड किया जाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको फाइंड करनी होती है, अननोन वाले पर। उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें भी सेम यही बनेगा कि बीट्स ओरिजिनली 4 सुनाई दे रही थी, बाद में वैक्स लोड करने के बाद बीट्स इंक्रीज हो गई है, बीट्स डिक्रीज हो गई, बीट्स सेम है, तो आंसर क्या होगा? टिक करना होता है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया है, इसी के बेसिस पर आप इसको समझ सकते हैं। फिर यही क्वेश्चंस बनते हैं यदि आप ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल कर दो, सैंड पेपर से फाइल कर दो, तो फाइल करने से तो ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप 2 लाइंस डेवलप करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों है बीट्स के 3 यूज। नेक्स्ट मुझे समझाना है अब आपको स्टेशनरी वेव, थर्ड एप्लीकेशन। लेकिन थर्ड एप्लीकेशन समझाने से पहले मुझे समझाना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। पहले मुझे बताना पड़ेगा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, उसके बाद मैं समझा पाऊंगा आपको स्टेशनरी वेव। तो ये होगा बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आप देखिएगा।